डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव आज आप लोगों को फ्रेस्नेल टाइप डिफ्रैक्शन बताने वाला हूं, जिसके अंदर लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स कैसे उनकी रचना करते हैं, क्या उनका मतलब है, ये बतलाया था। हमें उसी को आगे बढ़ाते हुए और सबसे पहले मैं एनवे अर्ध आवर्ती कटिबंध की त्रिज्या कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद में फिर जो किसी बिंदु P पर पहुंचने वाली जो तरंगे हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा, उनकी एवरेज डिस्टेंस क्या होगी, और उसके साथ ही साथ में अर्ध आवर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल क्या होगा, इस पर अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं त्रिज्या की कैलकुलेशन के लिए, और आप लोगों के सामने ये फिगर मैंने रखा है। यहाँ ये जो फिगर है, इस फिगर के अंदर यहाँ ये जो शैडोड जो पार्ट है इस फिगर का, शेडेड पार्ट वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनवे फिगर के अर्धावर्ती कटिबंध को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ इस फिगर की सहायता से और अभी कैलकुलेशन करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम पाते हैं कि यहाँ जो ट्राइंगल है, ये कौन सी ट्राइंगल बनती है, ये ट्राइंगल इस फिगर के अंदर ट्राइंगल डेल एम एन ओ पी से क्या क्या निकाल सकते हैं हम। इसके अंदर हम जानते हैं कि यहाँ ये एम एन पी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू ओ एम एन स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। यहाँ एम एन पी स्क्वायर इसका जो मान है फिगर से हम देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम पाते हैं इसका मान कितना है, बी प्लस एन लैम्बडा बाई 2 पावर स्क्वायर इक्वल टू ये कितना होगा, ओ एम एन। ओ एम एन किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया था हमने, आर एन के द्वारा, अर्थात आर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब उसी ट्राइंगल को इसको हम रीअरेंज करते हैं, तो रीअरेंज करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंदर हम ये पाते हैं कि यहाँ ये जो आता है ये आर एन स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाता है, क्योंकि ये इसको बी प्लस एन लैम्बडा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो इसको जब घटा देते हैं तो इससे मिलता है कि यहाँ बी स्क्वायर प्लस एन बी लैम्बडा प्लस एन स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर बाई एन स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर बाई क्या कर दूँ, 4 कर देता हूँ, माइनस बी स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, ये जो कटने वाली क्वांटिटी है उनको काट देते हैं, अर्थात बी स्क्वायर से बी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और अपने पास में आ गया दैट इज इक्वल टू एन बी लैम्बडा प्लस एन स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर बाई 4 आ गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि एन स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 4 का मान एन बी लैम्बडा के कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम होता है इसके कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ ये लगभग इसका जो मान है एन बी लैम्बडा होगा। तो अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसी को मैं लिख सकता हूँ कि आर एन इक्वल टू अंडर रूट एन बी लैम्बडा, और इसी को फिर कैसे कर दूंगा, मैं इसी को लिख सकता हूँ कि ये आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एन, या जहाँ पर एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 को रिप्रेजेंट करता है प्राकृतिक, अर्थात अर्ध आवर्ती कटिबंधों की त्रिज्याएं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती हैं।
हाँ, अब मैं आगे चलता हूँ। तो इसके अंदर अब एनवे कटिबंध से निर्दिष्ट बिंदु P की औसत दूरी तथा क्रमागत कटिबंधों से P पर पहुँचने वाली तरंगों के पथांतर का जो मान है वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं। यहाँ कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ जो क्षेत्रफल क्या होता है, किस तरह से उसको वो करते हैं, पथांतर निकालते हैं, फिर बाद में क्षेत्रफल को भी निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले एनवा कटिबंध आर एन व आर एन माइनस 1 त्रिज्याओं के सकेंद्रीय वृत्तों के मध्य क्षेत्रफल होता है, ये हम जानते हैं। इस कटिबंध की बिंदु P से जो औसत दूरी है वो एक्स एन के द्वारा मैं रिप्रेजेंट करूँ। एक्स एन इक्वल टू क्या होगी, होगी पी एम एन प्लस पी एम एन माइनस 1 अपॉन 2। औसत डिस्टेंस यहाँ ये हो जाती है। अब इससे क्या करते हैं, पी एम एन और पी एम एन माइनस 1 इनकी जो वैल्यूज हैं वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और जो कटने पिटने वाली क्वांटिटी है उनको काट पीट करके जब हम देखते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर पाते हैं। तो इसका जो मान आता है वो मान कितना आता है, लास्ट में b प्लस एन लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 4 आता है। ये पी एम एन का मान कितना होगा, पी एम एन का मान होगा b प्लस एन लैम्डा बाई 2। इसी तरह से पी एम एन माइनस 1 का मान कितना होगा, b प्लस एन माइनस 1 लैम्डा बाई 2 होगा। वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद में अपने को यहाँ ये जो नंबर है ये इसके अंदर मिलता है। अर्थात यहाँ इसको किस तरह लिख सकते हैं, ये एक्स एन के लिए मिल जाती है, एक्स एन। अब इसको एक्स एन माइनस 1 के लिए निकालें। एक्स एन माइनस 1 के लिए यदि इसका विस्तार कर देते हैं तो अपने पास में आ जाता है, ये आ गया b प्लस ये 2n, अर्थात ये पहले एक्स एन का ही मान बता देता हूँ। एक्स एन इक्वल टू कितना आया था, b प्लस एन 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 4 तो यहाँ इसी का विस्तार करते हैं तो इससे मिल जाता है x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, b प्लस 2n माइनस 3 इंटू लैम्डा बाई 4 आ गया, लैम्डा बाई 4 आ गया। अब n वे तथा n माइनस 1 वे कटिबंध से P पर पहुंचने वाली द्वितीयक तरंगों के मध्य पथांतर कितना हो गया, पथांतर अर्थात पथांतर का मान हो गया एक्स एन माइनस 1 दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। अर्थात यह पथांतर कलांतर पाए या समयांतर t बाई 2 के तुल्य होता है। तो ये इसकी जो कैलकुलेशन किस आधार पे कर देते हैं, ये जो एवरेज डिस्टेंस निकाल करके और पथांतर का मान हम इसके अंदर निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एनवे अर्धावर्ती कटिबंध का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालते हैं, कितना होगा। तो अब ये देखिए इसके अंदर एरिया ऑफ एनथ हाफ पीरियड जोन। अब इसका क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं, यदि एन वे अर्धावर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल ए एन के द्वारा लिखें तो ये जो अपना जो फिगर है उस फिगर के आधार पे ए एन इक्वल टू पाई आर एन स्क्वायर माइनस पाई आर एन माइनस 1 स्क्वायर हो गया। अर्थात जो nth पीरियोडिक जोन है उसके एरिया में से यदि n माइनस 1वां जो अर्धावर्ती कटिबंध है उसके क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो किसका क्षेत्रफल आ जाता है, nवे अर्धावर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल आ जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ जो इसका मान है वो कितना आ जाता है, इसके अंदर वो रखते हैं तो पाई बार आ गया और इसका मान आ गया आर एन स्क्वायर माइनस आर एन माइनस 1 स्क्वायर। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो आर एन एनवे अर्धावर्ती कटिबंध की जो त्रिज्या है वो हमने पहले निकाली है,
तो हम जानते हैं कि आर एन का मान कितना होता है, आर एन इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट कितना एन बी लैम्डा प्लस एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4। वहाँ हमने इसको छोटा किया था क्योंकि एन बी लैम्डा कंपेरिजन में एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई 4 क्या है, काफ़ी छोटा नंबर होता है, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया था। परंतु यहाँ हम क्या रख रहे हैं, इसको कंप्लीट रख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आर एन के लिए क्या आ जाएगा, या एन की जगह एन माइनस 1 आ जाएगा, एन की जगह एन माइनस 1 आ जाएगा, इतना सा कर देते हैं। और फिर जो अपना जो पहला रिलेशन है ए एन इक्वल टू पाई आर एन स्क्वायर माइनस आर एन माइनस 1 के स्क्वायर, उसके अंदर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर जो ए एन है, वो ए एन का जो मान है वो कितना मिलता है, ए एन इक्वल टू इसका जो मान है सब्स्टिट्यूट करने के बाद में कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा, और उससे हम पाते हैं पाई बी लैम्डा प्लस 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर बाई 4। यहाँ ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें ये मिल जाती है। पर लैम्डा स्क्वायर ये आपने क्या रहती है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, आप इसलिए बी लैम्डा की तुलना में इसको नगण्य मान सकते हैं। तो इसलिए यहाँ जो ए एन है, ए एन इसका जो अप्रोक्सीमेट मान होता है पाई बी लैम्डा, हमें ये प्राप्त हो जाता है। अर्थात एनवे कटिबंध के क्षेत्रफल के सूत्र में पूर्णांक एन नहीं है, इसलिए क्षेत्रफल ए एन अर्धावर्ती कटिबंधों की क्रम संख्या एन पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात फ्रेस्नेल के सभी अर्धावर्ती कटिबंधों का क्षेत्रफल लगभग बराबर होता है। यदि लैम्डा स्क्वायर का मान बी अपॉन लैम्डा की तुलना में नगण्य नहीं है, तो उस स्थिति में एन का मान बढ़ने पर अर्धावर्ती कटिबंधों का क्षेत्रफल भी बढ़ता जाएगा। ये निष्कर्ष के रूप में हम प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से, और यहाँ आज का जो टॉपिक था मैं यहीं फिनिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।